हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री यूनिट 2, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के बेस पर हमारा एटीपी कैसे फॉर्मेशन होता है, आगे सारे में देखना है कि क्रेब्स साइकिल में कैसे होता है, हमारा यूरिया साइकिल में कैसे होता है, एचएमपी शंट में कैसे होता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। यदि आपको यही समझ में नहीं आएगा कि ग्लाइकोलाइसिस है क्या, तो आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकते हैं। सो आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही ईजी है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको जो बोलूँगा उसका आपको नोट्स मिल जाएंगे और सेम टू सेम वही मिलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में। ठीक है जी, और ये जब ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में ब्रेक डाउन होता है तो कुछ एनर्जी का फॉर्मेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच। और ये जो एनएडीएच है ये फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाता है और मोर एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, मोर एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और किसी सेल के पास यदि ऑक्सीजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों प्रेजेंट होगा तो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बना है ये क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। ठीक है, और जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट में, ठीक है, और एनर्जी का फॉर्मेशन तो करेगा ही एटीपी एंड एनएडीएच। यहाँ पर भी ये ईटीसी में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और यहाँ पर यदि किसी सेल के पास ऑक्सीजन है और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करने लगेगा, जिसे हम एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या देखा जी कि ग्लाइकोलाइसिस होता है कि ग्लूकोज जो है ना ये ब्रेक डाउन हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में, और ये जब ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में ब्रेक डाउन होता है तो कुछ एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। वो एनर्जी एटीपी और एनएडीएच होता है, और ये जो एनएडीएच है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है और एटीपी का फॉर्मेशन करने लगता है। ठीक है, और यदि किसी सेल के पास ऑक्सीजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होगा तो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट है ये क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा और हमारा मोर एटीपी का और फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जिसे हम लोग एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस बोल दिए थे। अगर वहीं हमारा ऑक्सीजन है और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है किसी सेल के पास, तो हमारा क्रेब्स साइकिल में न जाके पायरुवेट लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करने लगता है, जिसे हम लोग एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब एक बार थ्योरेटिकल भी देख लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का डेफिनेशन क्या कहता है। इट इज़ ए मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ब्रेक डाउन, यहाँ पर मीनिंग सही कर लीजिएगा आप लोग, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच। ठीक है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं जैसा कि बताया कि मैं जो बोलूँगा वो आपको नोट्स में सेम टू सेम लिखा होगा, आपको बस प्रिंट आउट करवाने हैं और सारे पढ़ लेने हैं एक दो बार। ये आपको एग्ज़ाम में इनडायरेक्टली आता है, मतलब ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको इतना सारा लिख दिया हूँ। इसमें है कुछ नहीं, बस वहीं मैं आपको जो बताना चाहता था कि ये ग्लाइकोलाइसिस का डिफिनीसन है जी। अगर ये ऑक्सीजन, किसी भी सेल के पास ऑक्सीजन होगा और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो लैक्टिक एसिड में पायरुवेट चला जाएगा, और ऑक्सीजन होगा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होगा तो ये हमारा क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। यही बात सेम टू सेम इसमें भी लिखा गया है। कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, आप लोग एक बार इसे रीड डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और ऑल द टिश्यू हैव कैपेबिलिटी टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू पायरुवेट और पायरुविक एसिड। सभी सेल और टिश्यू के पास एबिलिटी होता है, उसके पास कैपेबिलिटी होता है कि वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर लेता है पायरुवेट में। ठीक है, आपको एक सेल का नाम बताता हूँ
क्योंकि देखो यार, उसको उससे तो मतलब नहीं है। कोई भी सेल होगा, तुम्हारा उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया हो ना हो, उससे तो हमको तो कोई मतलब पड़ता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज जो है पायरुवेट में पहले कन्वर्ट हो रहा है, इसके बाद ये साइकिल में जा रहा है। क्रेब्स साइकिल से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट है, तो क्रेब्स साइकिल में जाएगा। हमें क्रेब्स साइकिल की तो बात है ही नहीं। हमें तो ये देखना है कि पायरुवेट में, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पायरुवेट में तो सारे चले जाते हैं, कोई भी सेल हो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया हो या ना हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के पास ऑक्सीजन तो लॉट अमाउंट में होता है, लेकिन उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। सो इसका जो पायरुवेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और क्रेब्स साइकिल में नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग इसका ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे क्या है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे देख लेते हैं कि ग्लूकोज जो हमारा पायरुवेट बन रहा है, तो यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम लग रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है, सारे स्टेप वाइज में देख लेते हैं एक बार। और हमारा जो एटीपी है, कितना एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, सब देख लें। स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहला आता है हमारा ग्लूकोज। इस पाथवे को देखने से पहले आपको ये दिमाग में हमेशा क्लियर होना चाहिए कि ये सारे फिनोमेनन हमारे बॉडी में हो रहे हैं, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये हम करा नहीं रहे हैं, ये हो रहा है और हम उसको स्टडी कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा ये नहीं ध्यान देना है कि क्यों हो रहा है, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस, ये जो सब मतलब बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, इसमें यदि आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो वेल एंड गुड, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अदरवाइज आपको नंबर थोड़े कम मिलते हैं, ठीक है। तो ट्राई करना है कि स्ट्रक्चर याद हो जाए 2-3 बार। यदि आपका मतलब अच्छे से लिखोगे स्ट्रक्चर तो याद हो जाएंगे। मैं बताऊंगा कि कैसे स्ट्रक्चर को याद करने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ग्लूकोज हमारा। ग्लूकोज में क्या है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमारे दिमाग में 2 चीज़ क्लिक करना चाहिए कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन लिख लिए, ठीक है। 6 कार्बन के पास हमारा CH2OH होता है, ये भी लिख लिए। और 5th कार्बन के पास हमारे पास वो ऑक्सीजन जो कि लिंक होता है फर्स्ट कार्बन से, यही मेन है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, लिंक करना होता है। और इसके बाद हमारा फिर से OH ग्रुप आता है और OH उल्टा करते जाना है। बस इस 3 कार्बन पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सब उल्टा लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते इतना आप ध्यान दोगे, ठीक है। अब बात आता है कि ग्लूकोज नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है हमारे बॉडी में, कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे नाम आया, ये हमारा ग्लूकोज ही है। सिंपल देखिए तो ये हमारा ग्लूकोज ही है। बस क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हट जा रहा है और यहाँ पर आकर फॉस्फेट ग्रुप P लग जा रहा है। तो हम इसको क्या बोल दिए, ग्लूकोज, और 6 कार्बन पर है तो इसलिए हम इसको बोल दिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सिंपल, नाम याद हो गया। अब कौन से यहाँ पर जो एंजाइम लग रहा था हेक्सोकाइनेज, इसका नाम कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज के पास, यहाँ पर ग्लूकोज लिखा हुआ है तो ग्लूको काइनेज लिख दीजिए, या फिर हेक्सोकाइनेज लिख दीजिए। हेक्सो मीन्स 6 कार्बन, हेक्सो मेथड प्रोपेंट हेक्स 6 कार्बन को हम हेक्स बोलते हैं, तो हेक्सोकाइनेज लिख दीजिए। ये हमारा एंजाइम हो गया। और एक बात ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फॉस्फेट ग्रुप लगाएंगे, P लगाएंगे, तो हमेशा आप एनर्जी देंगे, एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। वहाँ से एनर्जी निकल नहीं रहा है, आप एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। सो यहाँ पर ATP का नीड, आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। ATP यहाँ पर ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। और Mg2+ क्यों लगा है, जब कभी भी हम ATP को लिखेंगे तो ATP आएगा एनर्जी के लिए, तो जब ATP आएगा तो हमारा काइनेज आएगा, याद रखना। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि जब कभी भी ATP आएगा तो उसके साथ हमारा एंजाइम में काइनेज जरूर आएगा। और काइनेज को स्टेबल करने के लिए Mg2+ 100% आएगा ही आएगा। तो आपको इसमें जो एंजाइम आ रहे हैं वो भी याद हो गए होंगे कि ग्लूकोज था तो ग्लूको, और काइनेज क्योंकि हम ATP यूज़ किए हैं फॉस्फेट के लिए तो ग्लूकोकाइनेज, याद हो गए होंगे। दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए, दोनों वैसे तो दोनों तो वही हैं, ठीक है।
ये हमारा हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब देख लेते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जा रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज के प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल वहीं यार स्ट्रक्चर है, बस ये जो फर्स्ट कार्बन के साथ लिंक था ना, ये सेकेंड कार्बन के साथ लिंक हो गया, तो आइसोमराइजेशन ही तो हो रहा है। ठीक है, एंजाइम कैसे लग रहा है, फॉस्फेट तो फॉस्फेट है, तो इतना याद रखना है यार। यहाँ पर देखो फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो फॉस्फो हेक्सोस आइसोमराइजेशन हो रहा है, इतना तो याद कर ही लोगे। ठीक है, तो यहाँ अब क्या हो रहा था, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया था, और ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा 1,6-20 फॉस्फेट बाय फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के प्रेजेंस में। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज भी हम लोग देख, फॉस्फोफ्रुक्टो, यहाँ पर फॉस्फेट है तो फॉस्फो लिख देंगे, फ्रुक्टोज आ रहा है तो फ्रुक्टोकाइनेज, क्योंकि हम एटीपी दिए हैं, यहाँ पर भी हमें फॉस्फेट ऐड करना है। इस स्टेप में भी हम क्या कर रहे हैं, फॉस्फेट को ऐड कर रहे हैं। देखो फर्स्ट पर 1,6 इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्लूकोज वाला रिमूव कर रहे थे, यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर रिमूव कर रहे हैं, ये जो हमारा ग्लूकोज था ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं और यहाँ पर भी फॉस्फेट लगा रहे हैं, तो क्या हो गया हमारा, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट। सिंपल, चलिए फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट हो गया हमारा। अब इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज के प्रेजेंस में ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फॉस्फेट में और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। एक्चुअली हुआ क्या कि फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो है ना, ये ब्रेक डाउन हो गया, स्प्लिट हो गया, समझ रहे हो। ये जो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट है ना, ये 3 कार्बन में स्प्लिट हो गया। जैसे ही स्प्लिट हुआ तो एक हमारा बन गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP, इसको DHAP अब आप बोल सकते हो, और याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगेन उसका स्ट्रक्चर याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वही बात है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि फर्स्ट वाला 1 2, यहाँ पर देखिए 1 2 3 कार्बन नॉर्मल लिख लीजिए, इसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन बनाया तो C डबल बॉन्ड O हो गया, CH2OH, हमने कहा कि यहाँ पर स्प्लिट हुआ है तो CH2OH लिख दीजिए यहाँ पर, और फॉस्फेट यहाँ पर लास्ट में आ रहा है तो C डबल बॉन्ड O आएगा यहाँ पर और HOH आ जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। स्ट्रक्चर में इतनी बात आपको ध्यान रखना है, फॉस्फोट्राइओज आइसोमरेज यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, अब देख लेते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है हमारा 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा एनर्जी जेनरेशन फेज है, यहाँ पर एक्चुअली में एनर्जी हमारा जेनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा ना कि जो भी हम वहाँ पहले क्या कर रहे थे कि हम एनर्जी दे रहे थे, एटीपी के फॉर्म में दे रहे थे फॉस्फेट को ऐड करने के लिए, अब यहाँ पर बेसिकली हम एनर्जी को यहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, तो Na+ से यहाँ पर हम फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पर छूट गया, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, फॉस्फेट को ऐड कर रहे हैं। तो जब कभी भी हम आपको बताए थे कि फॉस्फेट को ऐड करेंगे तो हम एनर्जी देंगे ही देंगे, तो जब एनर्जी यहाँ पर दिए तो NADH+H+ एनर्जी ये हमारा रिलीज होगा, तो यहाँ पर एनर्जी जनरेशन फेज होगा। ठीक है, और यहाँ पर एंजाइम कौन लग गया, सेम टू सेम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट लिख दीजिए, और NAD, जब कभी भी आप NAD यूज़ करेंगे तो वहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगाइए।
ठीक है। वहाँ पर क्या यूज कर एटीपी यूज कर रहे थे तो काइनेज यूज कर रहे थे। यहाँ पर जब कभी भी आप NAD यूज़ करेंगे, कन्वर्ट हो रहा होगा NADH में, तो वहाँ पर आप हमेशा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। कुछ नहीं करना है, ये भी स्ट्रक्चर सेम है। बस करना क्या है, यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देना है फर्स्ट वाले पर। आपका ये हो जाएगा 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब आते हैं हम 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। यहाँ अगेन काइनेज आ गया, काइनेज अगेन आ गया, तो या तो ATP ADP का बात रहा होगा। तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि एनर्जी का यहाँ पर रिलीज हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, मतलब यहाँ से एनर्जी जनरेशन फेज है। तो ADP से ATP में कन्वर्ट हो गया जी, ADP से ATP में कन्वर्ट हो गया काइनेज एंजाइम। फॉस्फोग्लिसरेट 20 फॉस्फो, क्योंकि 2 था फॉस्फेट था, यहाँ से एक फॉस्फेट को रिमूव आउट कर रहे हैं हम। तो जैसे रिमूव करेंगे तो 2 था तो 1 बन जाएगा, तो फॉस्फोग्लिसरेट, और हम काइनेज एंजाइम यूज़ कर देंगे तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा, जो वहाँ पर एंजाइम लग रहा था फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, और ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, फर्दर यहाँ पर वाटर का रिमूवल होगा, और वाटर का रिमूवल होगा तो यहाँ पर इनोलेज एंजाइम लगेगा। वाटर का रिमूवल होगा, इनोलेज एंजाइम लगाना है, याद रखिए। वाटर का रिमूवल होगा तो इनोलेज एंजाइम लगाना है। और जब कभी भी फॉस्फेट को शिफ्ट करना होगा, यहाँ पर एक्चुअली कर क्या रहे थे, 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट को, फॉस्फेट को 3 से हम 2 पर शिफ्ट करना चाहते हैं। तो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, यहाँ पर एंजाइम यूज करेंगे। जब कभी भी 3 शिफ्ट करना हो फॉस्फेट को, तो वहाँ पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे, म्यूटेज। म्यूटेज आया और हम फॉस्फेट को शिफ्ट कर दिए 2 सेकेंड कार्बन वाले पोजीशन पर। यहाँ पर फॉस्फेट लग गया और एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और यहाँ पर फॉस्फेट रिमूव हुआ, हाइड्रोजन लग गया, तो इसका नाम हो गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, इसका नाम हो गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट। और यहाँ से क्या होगा कि अब वाटर का रिमूवल होगा। ठीक है, वाटर का रिमूवल कैसे हो, वाटर का रिमूवल कहाँ से होगा बताओ। वाटर का यहाँ से रिमूवल होगा, ये देखो, वाटर का रिमूवल इस स्ट्रक्चर से 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट हो रहा था, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर 2 फॉस्फोग्लिसरेट का ही तो है। तो ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट से ना, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर देखो OH, यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव होगा तो वाटर रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए। ठीक है, वाटर रिमूव हो गया, तो हम इसको क्या बोले कि नेक्स्ट स्टेप में 2 फॉस्फोग्लिसरेट से वाटर रिमूव होगा जी, और इनोलेज एंजाइम यहाँ पर लगेगा जब हम वाटर को रिमूव कराते हैं, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। हम इसका नेम फिर क्या हो गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट हो गया। ओके, अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि हम फॉस्फेट को इस स्टेप में फॉस्फोइनोल पायरुवेट को इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फो पायरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट इनोल में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगेन ATP से ADP में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें फॉस्फेट को रिमूव करना है, यहाँ से फॉस्फेट को रिमूव करना है, तो वो ADP से ADP करा दिए। जब कभी फॉस्फेट को ऐड करना था तो हम क्या किए थे, ATP को यूज़ किए थे, और वो ATP ADP में कन्वर्ट हो रहा था। और अब फॉस्फेट को हटाना है तो क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, ADP यहाँ यूज़ होगा, ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पायरुवेट इनॉल बन जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आकर सिंपल ऐड हो जाएगा। ठीक है,
और स्पॉन्टेनियस हमारा पायरुवेट बन गया है। आप चाहें तो एग्ज़ाम में यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर 2 और है तो उसको भी देख लेते हैं, जो कि आपको रेफरेंस बुक में लैक्टेट मिलेगा। ठीक है, तो इनॉल यहीं कन्वर्ट हो रहा था कीटो में, स्पॉन्टेनियस कन्वर्ट हो जाएगा कीटो में, और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव आउट हो जाएगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर CH2 था, डबल बॉन्ड रिमूव आउट हुआ, CH3 लगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड जाके ऑक्सीजन CO हो गया। ठीक है, पायरुवेट ये कीटो बन गया। यहाँ पर पायरुवेट जो है एल लैक्टेट में कन्वर्ट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। यहाँ पर अगेन NADH+ से H+ से NAD हुआ है और एल लैक्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी इसमें डबल बॉन्ड थे सारे रिमूव आउट हो गए। ठीक है, और एल लैक्टेट बन गया हमारा। फाइनली हम लोगों का ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हुआ और ये स्टेप जो लिखा हुआ है वही है जो हम बोल रहे थे कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज। ये अपने से भी लिख सकते हैं आपको, वैसे हम आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये रिएक्शन डिपेंडेंट है, इसमें ATP की रिक्वायरमेंट होती है एंड Mg2+, क्योंकि हम फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर रहे हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ये हमारा आइसोमराइजेशन में जाता है जो कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेता है और फिर फर्दर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये फॉस्फोराइलेशन होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा था वहाँ पर फर्स्ट 6 कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था हमारे ग्लूकोज वाले रिंग में, जैसे ये ग्लूकोज वाला रिंग था, यही था। ठीक है, यही था जी। अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये क्या था, पहले यहाँ से रिमूव आउट हुआ हाइड्रोजन रिमूव आउट हुआ, फॉस्फेट ग्रुप लगा तो हम इसका नाम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोल दिए थे। और ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था फर्दर हमारा कहाँ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि ये जो कार्बन ये वाला जो ऑक्सीजन था जो फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया था वो सेकंड कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये हमारा ये हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हो गया। आइसोमराइजेशन हो रहा था यहाँ पर, एक मिनट यार ये हो क्या रहा है। ठीक है, 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज वाले में, और फिर फ्रुक्टोज वाले में फर्स्ट के पास भी फॉस्फेट ग्रुप हम ऐड करा दिए तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया। और ये जो फिर 1,6 बिस फॉस्फेट जो था वह हमारा स्प्लिट हो जा रहा था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में, और हमारा किस में स्प्लिट हो रहा था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, और ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है फर्दर हमारा 1,3 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा था। वहीं सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इसका इनर्जेटिक्स साइकिल तो हम लोग देख ही लिए, आप एक बार ये सब पढ़ लीजिएगा, सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, टाइम पास करने का कोई मतलब बनता नहीं, वीडियो वैसे ही लंबा हो गया। इनर्जेटिक आपको एक बार बता दे रहा हूँ, जो लिखा हुआ है इसमें आप उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ पर 6 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो देखिए यहाँ पर हमारा एनर्जी जनरेशन फेज था। यार देखिए यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मिस आउट है, आपको प्रिंट आउट में सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी इसको सुधार दे रहा हूँ। यहाँ हाइड्रोजन हो गया जी, यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया, इधर OH हो गया, इधर हमारा H हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी शायद छोटा हुआ है फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ हमारा हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी हमारा OH हो गया, हमारा H हो गया। ठीक है, ये इसको छूट गया लिखते टाइम। ठीक है, तो हाँ
क्या बात कर रहे थे, इनर्जेटिक गैस का बात कर रहे थे। हम आपको बताए थे कि यहाँ से हमारा एनर्जी जनरेशन फेज यहाँ से शुरू होगा इस स्टेप के बाद से, क्योंकि यहाँ तो बाकी सब में हम एनर्जी को दे रहे थे। अब इसका एनर्जेटिक भी हम लोग देख लेते हैं कि एनर्जेटिक कहाँ कहाँ पर एटीपी रिलीज हुआ है, कहाँ कहाँ पर इसमें हम दिए हैं एटीपी। ठीक है, हमारा नेट एटीपी कितना इसमें मिल रहा है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एटीपी हम दिए हैं, एक एटीपी यहाँ पर हो गया, एक मिनट, एक एटीपी यहाँ पर हो गया, 2 एटीपी हो गया हमारा। और ये हमारा एनर्जी जनरेशन फेज था। यहाँ पर एटीपी दे नहीं रहे थे, यहाँ से एनर्जी दे नहीं रहे थे, यहाँ से एनर्जी निकल रहा था। ठीक है, तो NADH प्लस H प्लस के फॉर्म में, तो यहाँ पर 1 NADH इक्वल टू होता है 2.5 ATP या 3 ATP। ठीक है, 2.5 ATP या 3 ATP। तो यहाँ पर 1 NADH है, 1 NADH है। तो देखिए ये आपका एक साइकिल चल रहा था पाथवे, वैसे ही यहाँ पर भी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के लिए भी एक चलेगा। हम ये करते नहीं हैं क्योंकि हमको नेट एटीपी ही फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो जितना आता है इसमें उसका डबल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 NADH मिला है यहाँ से, तो 1 NADH अब प्लस 1 NADH, तो हमारा 2 हो गया। 2 मल्टीप्लाई, यदि आप 2.5 1 NADH को 2.5 आपको बुक में कहीं कहीं 2.5 ATP में भी मिलेगा, 3 ATP भी मिलेगा, 1 NADH में इतना होता है। तो यदि आप 2.5 लेते हो तो 5 हो जाएगा, अगर यदि आप 3 लेते हो तो 6 हो जाएगा। 6 ATP यहाँ से आपको मिल गया, और 2.5 लेगा तो 5 ATP यहाँ से मिलेगा। ठीक है, 6 ATP यहाँ से हो गया, और NADH से यहाँ से 1 ATP यहाँ पर, तो 1 ATP यहाँ पर, और वैसे ही यहाँ पर भी 1 ATP होगा, तो 2 ATP हो गया। 2 मल्टीप्लाई 1, 1 ATP इक्वल टू 1 ATP, 1 ATP ही तो देखने हैं, तो 2, तो हमारे कितने हो गए, 2 ATP ये हो गया। और यहाँ पर भी आपको 2 ATP बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ADP से ATP में कन्वर्ट हो रहा है। तो 1 ATP है, उसके बगल वाला एक जो पाथवे चलेगा उसका, तो 2 ATP यहाँ से हो गया। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 8 ATP, 6 to 8 to 10 ATP हो गया। 10 ATP, और हम पहले 10 ATP हो गया, तो 10 ATP में हमारा 8 ATP किसका है, ये जो 6 to 8 10 ATP हमारा ATP यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, बाहर निकल रहा है, और हम दिए कितना है, 2 ATP हम दे रहे हैं फॉस्फेट को ऐड करने के लिए। 1 ATP यहाँ पर, 1 ATP यहाँ पर, तो 10 ATP टोटल निकल रहा है, और हम 2 उसको दिए हैं, तो 10 - 2 टोटल ATP हमारा रिलीज होगा कितना, 8। ठीक है, तो वहीं आपको नोट्स में लिखा हुआ भी मिल जाएगा। हाँ, वहीं चीज़ सेम लिखा हुआ है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साइड पर हमारे 2 NADH होंगे, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाले दोनों को मिलाकर 2 NADH होंगे, जो कि यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 ATP के सिंथेसाइज हो जाएगा। और फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज वाले स्टेप पर आपको 2 ATP मिलेंगे, और पायरुवेट काइनेज वाले स्टेप पर आपको 2 ATP मिलेंगे, और हमारे टोटल कंज्यूम ATP हैं हेक्सोकाइनेज और फ्रुक्टोकाइनेज पर हमारे 2 ATP हैं। तो हमारे कितने बच गए, 6 to 8 to 10 - 2 8 हो गया। यदि आप 2.5 लिए होगे तो वहाँ पर 5 होगा, तो यहाँ पर नेट रिजल्टेंट आपका कितना आएगा, 7 आ जाए। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है फटाफट देख लेते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कॉमन इंटरमीडिएट दैट इज द रिक्वायर्ड फेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन लाइक ग्लाइकोजन सिंथेसिस HMP पाथवे। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा, इसमें तो कुछ समझाने वाली बात है नहीं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।